मोदी जी का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि गरीबी और महंगाई तो आज से 10 साल पहले थी। हमने तो गारंटी लिया था कि लोगों का पेट भरेंगे, पहले लोग भूखे मरते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि हाँ बिल्कुल सारी भूखी मरी हुई थी जनता, किसी के पेट में अन्न का दाना ही नहीं था। मोदी जी आए, महामानव आए, उन्होंने अवतार लिया, सबको दाना दे दिया। उनको 10 सालों में उन्होंने करा क्या? आप कहते हैं महंगाई नहीं है। महंगाई अगर नहीं है तो 27.5 रुपये किलो आटा क्यों बेच रहे थे साहब? नेफेड के थ्रू 27.5 रुपये किलो आटा, 50 रुपये किलो चने की दाल, 70 रुपये का लीटर उन्होंने सरसों के तेल की जो वैनें चला रखी है, किस लिए चला रखी है? महंगाई से लड़ने के लिए तो चला रखी है, जो सरकारी तौर पे चल रही है और अभी भी चल रही है, जिसका पीछे प्रचार गया था कि महंगाई बहुत हो रही है तो इसे हम 50 रुपये किलो चने की दाल बेचेंगे और 27.5 रुपये किलो आटा बेचेंगे और 70 रुपये सरसों के तेल की वो। और उसके बाद उन्होंने जब प्याज के पीछे महंगाई हुई थी तो प्याज भी उन्होंने बांटनी शुरू करी थी, कुछ 22 या 23 रुपये कुछ या 20 रुपये कुछ रेट पे। तो महंगाई कौन कहता है कि है नहीं? महंगाई तो पूरी जहाँ थी उससे और डबल हो चुकी है आज की डेट में महंगाई। लेकिन अगर वो माने ना तो अलग बात है ना, वो तो मानेंगे नहीं क्योंकि उनको तो जनता से वास्ता है नहीं, उन्हें तो जनता के बीच में जाना नहीं, ना जनता से उन्होंने सवाल करने, उन्होंने जनता से इंटरेक्ट करना, ना उन्होंने जनता से बात करनी कभी जाके। महंगाई कौन जान सकता है? जो जनता के बीच में घूम रहा है, जो कभी रिक्शा में बैठा ही नहीं बंदा, उसे क्या पता कि रिक्शा कैसे खींचा जाता है, या रिक्शे वाले को कितनी मेहनत करनी पड़ती है 2 किलोमीटर रिक्शा खींचने के लिए। उन्हें तो 8,500 करोड़ के हवाई जहाजों में उड़ना है, तो उन्हें क्या पता होगा महंगाई का? इनके ऊपर, मोदी जी के ऊपर एक वो बहुत पुरानी फ्रांस की स्टोरी है। फ्रांस की रानी थी, उसके राज में अकाल पड़ा तो उसने कहा, जनता उसके पास गई, महारानी ब्रेड नहीं है, वहाँ पे ब्रेड ही कहा जाता है रोटी को। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ब्रेड नहीं है तो आप केक खा लो। केक खा लो, या तो रोटी नहीं है, तुम केक कहाँ से खिला दोगे उन्हें? तो वही हाल मोदी जी का है कि महंगाई कहाँ है? कौन सी महंगाई भाई? उनके लिए तो रोटी पानी चल रही है, दिन में 6-6 बार सूट बदल रहे हैं, बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए के आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, करोड़ों के प्लेनों में घूम रहे हैं, तो उनके लिए महंगाई कहाँ से होगी? वो तो झूठ बोलते हैं। और रही बात बेरोजगारी की, महंगाई की, आप सब देख लो, ये तो दिल्ली है, चलो टियर 1 सिटी है, आप जरा सा उठ के इंटीरियर में जाओ ना, वहाँ आपको पता चलेगा हालत क्या हुई पड़ी। आज आपने अखबार में देखा होगा, सुबह एक फोटो छपी थी उड़ीसा के गाँव की। एक उड़ीसा के गाँव में अगर आप उनको देखोगे, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि हमारे लोग ही हैं। उनके तन पे एक कपड़ा था और वो वोट डालने गए थे, उनके गले में वही पुराने आदिवासियों की तरह के उन्होंने अपने वो हार वार पहन रखे थे, वो हड्डियों के माला वाला को बना के। इतनी उनकी गरीबी थी, औरतें सारी एक साड़ी में लिपटी हुई है। वो चांस की बात, आज मैं काम के बिजी था तो उसको फोटो का लेके नहीं आ पाया मैं। आप ये देखो तो गरीबी तो वहाँ है ना, यहाँ कहाँ गरीबी है? यहाँ तो आप किसी से पूछ लो, जो अमीर आदमी है, जो यहाँ पे खरीदारी करने आया, वो जायज बात है मिडिल क्लास है या उससे अपर क्लास है। जो है माल खरीदने आया 8-8 हज़ार के 10-10 हज़ार के 1-1 लाख के लहंगे खरीदने आया, तो वो गरीब थोड़ी है। गरीब तो थोड़ा सा बाहर निकलो, फिर आपको पता चलेगा गरीबी क्या है। और ये रही उधर लाइन, रिक्शा वाले कैसे लाइन से खड़े हैं, कितनी गरीबी से जूझ रहे हैं। सुबह से शाम तक 10 रुपए 20 रुपए में सवारी उठा दे, रात तक इनका पूरा नहीं पड़ता। बेचारे पूरे दिन बैठ के अपने माथे पे कपड़ा बांध के, और शाम को अगर इनकी कमाई नहीं होती तो गुरुद्वारे जाके खाना खाते हैं, गुरुद्वारे में पेट भरते हैं। और उसी गुरुद्वारे के लंगर पे मोदी जी ने इतना बढ़िया काम कर रखा है कि लंगर पे टैक्स लगा रखा है, GST लगा रखी। परसों जाके पटना साहब में बड़े वो कड़ाहे चला रहे थे, बड़े करछे चला रहे थे, लेकिन उसी गुरुद्वारे की सामग्री पे GST लगा रखा है। ये नहीं उनको दिखाई देता। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, लोग घर में खाना बना पा रहे हैं, तो कहाँ से गरीबी है? देखिए जी, मोबाइल फोन और ये सब चीजें होती हैं, बहुत चीजें जरूरत की होती हैं। कई बार ऐसा होता है चीजें जरूरत के हिसाब से बनती चली जाती हैं। आज ये मोबाइल एक बहुत ऐसी जरूरत बन चुका है कि लेना जरूरी पड़ ही जाता है। बीच में आपने देखा होगा 2019 में जब कोरोना आया था, 2020 में, उससे पहले बच्चों के हाथों में मोबाइल नहीं दिया जाता था। अल्टीमेटली क्या हुआ, कोरोना की वजह से घर से क्लासेस शुरू हो गई, मोबाइलों पे बाकायदा उनका होमवर्क देना शुरू कर दिया। तो घर में जिसके घर में एक मोबाइल था और 3 बच्चे पढ़ने वाले थे, उसे अल्टीमेटली कम से कम 2 मोबाइल और खरीदने पड़े ताकि बच्चों का होमवर्क उस पे आ जाए, और बच्चों का होमवर्क उस पे हो गए और वही सबमिट होता था होमवर्क। सबको याद है इस बारे में, तो कोई ऐसी कोई दो राय नहीं, सबको पता है कि सबके बच्चों के होमवर्क लगातार घरों पे आए, क्लासेस से नहीं, तो ये तो मजबूरी में खरीदने पड़ गए। लेकिन मोबाइल से गरीबी मिटती है, ये कोई पैमाना थोड़ी है। आप ये भी तो देखो ना कि मोबाइल में आपने दे दिया 240 रुपये, कम से कम 250 रुपये महीने का रिचार्ज होता है, और आपकी 3 दिन इनकमिंग चलेगी गिनती की। उसके बाद देखो आप महंगाई कहाँ के कहाँ है। और पहले कभी ऐसा होता था कि इनकमिंग चलती रहती थी, लाइफ टाइम रिचार्ज हुआ करता था। एक चीज है जिसको सबने अनदेखा करा डिजिटल इंडिया के तौर पे, जो मोदी जी ने किया था, एक फोन आया था फ्रीडम 251, जिसका मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने प्रमोशन किया था। 251 रुपए में फोन मिल रहा था भारत देश की जनता को, और वो एक बहुत बड़ा स्कैम निकला जिसका प्रमोशन प्रधानमंत्री कर रहे थे। उसके बारे में कोई डिजिटल इंडिया में बात नहीं करता है। ये तो मोदी जी बता रहे हैं कि फोन आ गए हैं सबके पास, और वो 251 रुपए जिनके खा गए उन्हें तो बता दो कि क्या हुआ। जो आपने लोगों को अपने एक वो दिखा दिया था कि भाई हम 251 रुपए में फोन प्रोवाइड कर देंगे आपके ऊपर, टच उसमें टच डिस्प्ले
प्ले होगी, उसमें हर चीज होगी, उसमें यूट्यूब भी चलेगा, सब चलेगा। वो कहाँ गए 251 रुपए? वो पता चला सबसे बड़ा स्कैम निकला जिसे हमारा भारत देश का प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहा था। वो उस डिजिटल इंडिया के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? आप ये क्यों बनवा रहे हो कि सबके घर में फोन आ गए हैं? आप ये बोलो ना कि वो 251 रुपए मैंने खा लिए हैं जनता के। आप बताओ आगे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष तो डरपोक है, उनको कैसे प्रधानमंत्री बना सकते हो, पाकिस्तान से डरते हैं, क्या कहना है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोदी जी खुद बता चुके हैं कि वो 200 सीटें आएंगी उनकी। वो पता कैसे बता चुके हैं? उन्होंने बोला हमारी आएंगी 400 पार, 400 सीटें बता रहे हैं, और बाद में ये बोल दिया कि आधी सीटें कांग्रेस ले जाएगी। तो वो 400 में से 200 तो कांग्रेस ले जाएगी ना, तो 200 ही आएंगी उनकी। मोदी जी विपक्ष को डरपोक ठहरा रहे हैं। इसी विपक्ष ने 1948 में पहले जब कबायली युद्ध हुआ था, पाकिस्तान को धूल चटाई थी। उसके बाद 1962 के युद्ध में पाकिस्तान उस चीन से हम हारे थे, ठीक है जी, लेकिन कोई बात नहीं, लड़के हारे थे। लेकिन उसके बाद 65 को इसी पाकिस्तान को उसी विपक्ष ने धूल चटाई थी। 1971 में इसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। 1999 में कारगिल युद्ध में जब हुआ था तब इस पाकिस्तान को धूल चटाई थी, तब भी तो यही हाल था। कहाँ से विपक्ष कमजोर है? कह सकते हैं तो विपक्ष कमजोर है। विपक्ष ने तो इतना मजबूत कर दिया जिसके बल पे आज ये रोजी रोटी अपनी कमाने के बढ़ते हैं कि पाकिस्तान का नाम ले अपने वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। उसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और करे किसके ब्याह पे थे? जब बाकायदा वहां से जब ये हमला चल रहा था तो उधर से अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था इंदिरा गांधी को डराने के लिए कि आप पीछे हट जाओ, पाकिस्तान से लड़ना बंद कर दो, वरना हम अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। उन्होंने ठीक है भेजते हो, आप भेज दो, मैं नहीं डरती। उसके बावजूद उन्होंने युद्ध जारी रखा, पाकिस्तान को हराया, बाकायदा पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। तो ऐसा विपक्ष हमें चाहिए, ये ऐसा विपक्ष चाहिए जो है हमारे 19 सैनिक गलवान घाटी में शहीद हो जाते, और मोदी जी कहते हैं मैं टिकटॉक बैन कर रहा हूँ, मैं ये वाली ऐप बैन कर रहा हूँ, मैंने चाइनीज ऐप बैन कर दी, मैंने बदला ले लिया। आज भी उनके जयशंकर साहब अभी तक भी लगे हुए हैं कि हम पुरानी स्थिति बहाल करना चाहते हैं। पुरानी स्थिति बहाल करने का मतलब क्या है कि चीन हमारे अंदर घुस के आ चुका है। पुरानी पेट्रोलिंग स्थिति वो उनसे दे आर बेगिंग मांग रहे हैं कि हमारी पुरानी पेट्रोलिंग स्थिति बहाल कर दो। इसकी हालत इस देश की ये है कि हमारे मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र विजेता, उनका जो स्मारक है चाइना बॉर्डर पे बना हुआ था, चाइना वहां से अंदर घुस के आ गया, तो चाइना वहीं का वहीं टिक गया, तो उसकी वजह से इन्होंने अपना वहां से स्मारक तोड़ दिया। मेजर थे वो शहीद परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह, उनका स्मारक वहां से तोड़ दिया, तब तो इनकी आवाज नहीं निकली। क्यों नहीं निकलती? डरपोक असली कौन? डरपोक असली प्रधानमंत्री, डरपोक असली बीजेपी। 1 साल हो गया मणिपुर को हुए, आज तक उनकी हिम्मत नहीं पड़ी मणिपुर में दोबारा जाके हिम्मत मणिपुर के लोगों को फेस कर सके। आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई बहन बेटियों के साथ बैठ के उन्हें न्याय की बात कर सके, आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई। और डरने की बात ये बार बार कहते हैं, कश्मीर से इतना डरे हुए, कश्मीर के नाम पे वोट मांगते। कश्मीर में आपने 3 अपने क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में उतारे कैंडिडेट? क्यों आप डर गए वहां से कैंडिडेट उतारने से? आपने तो बहुत बढ़िया काम करा ना कश्मीर के लिए। कश्मीर में धारा 370 हटा दी, खुशहाल कर दिया कश्मीर को, तो खुशहाली पे तो जनता आपको भर भर के वोट देती। आपकी हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाके 3 सीट पे अपने चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार सको बीजेपी। ये हालत है बीजेपी की आज। जितनी भी डूबी हुई पार्टियां उनको अपने पास मिला के इकट्ठा करने के किसी तरह मेरा कुनबा बचा रह जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह चला हुआ कारतूस, फुका हुआ कारतूस, उसकी पार्टी को अपने में मिला लिया। तेदेपा तेलुगु देशम पार्टी, कुछ नहीं है उसका वजूद बता तेलंगाना में, उसको अपनी पार्टी में बुला लिया। 1-1, 2-2 MLA वाली पार्टियां, 1-1 सीट वाली पार्टियां, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके आज 45 लोगों का कुनबा लेके बैठे और कहते हैं शेर अकेला चलता है। अरे भैया तुम्हारे पीछे जो 45 चल रहे हैं उनको भी तो देख लो, या तुम्हें दिखता ही नहीं कुछ भी, आंखें बंद करे रहते हो। असल डरपोक कौन? क्यों नहीं आप चीन को उसका रास्ता दिखाते? क्यों नहीं आप चीन से बात करते? चीन ने हमारे गांवों के, अरुणाचल प्रदेश के, तिब्बत के, लेह के, लद्दाख के गांव में आपने गांव बसा लिए आके, और उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं हुई, आवाज नहीं निकली। उसने हमारे वहां के गांव के नाम बदल दिए। तो जयशंकर साहब का बयान आता है, अरे नाम ही तो बदला, नाम बदलने से क्या हो जाएगा? नाम बदलने से हमारी चीज उनकी थोड़ी हो जाएगी। भाई साहब आपके घर पे 7 लोग कल्याण मार्ग पे आके मैं अपना नेम प्लेट लगा दूं, क्या वो मान लोगे आप? बोलो, परमिशन देते हो मुझे कि मैं जाके बीबी शर्मा में 7 लोग कल्याण मार्ग पे लाके अपनी नेम प्लेट लगा दूंगा? तब भी आप ये होगा नाम बदलने से क्या होता है? दो परमिशन, फिर तो सारी दिल्ली की जनता जाके नेम प्लेट लगाएगी। आप वहां घुसने नहीं दोगे हमें, और आप कहते हो कि इससे क्या होता है? हद हो गई। डरपोक असल में कौन है? डरपोक डरे भागे फिरने, दौड़े भागे फिर रहे, कहां से कहां। जब आपने देखा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली थी, सबसे पहले वहां से मणिपुर से शुरू हुई थी। मणिपुर में इनकी हिम्मत नहीं हुई जाने की, उसके बाद जाके अमित शाह जी को भेजा के वहां पे जाके थोड़ा सा रफू कराओ। आसाम में इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची, तो आसाम में जितना अपार जन समर्थन देख के इनकी हालत खराब हो गई। उसके बाद भागे आसाम पहुंचे। उसके बाद जैसे जैसे वो यात्रा चलती रही, या तो यात्रा से आगे, यात्रा से पीछे। अगर डरे हुए नहीं थे तो काहे को डरते हो? क्यों तुम्हारे 303 सांसद सुबह से राहुल
राहुल राहुल राहुल राहुल राहुल, क्यों तुम सुबह से शाम तक राहुल 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 शहजादे शहजादे करते हो? क्यों तुम बार बार कांग्रेस कांग्रेस गिनाते हो? अगर डरे हुए नहीं हो तो, अगर मैं इससे डरा हुआ नहीं हूँ, किसी आदमी से डरा हुआ नहीं, मैं तो उसका नाम ही नहीं लूंगा। अरे मैं तो डर रहा नहीं, इससे है कौन, ये क्या है? मुझे इससे डरने की जो नाम है उसका नाम लूंगा, ना मैं बात करूंगा। आपकी सुबह से शाम तक हवा संट रहती है, आप खुद डरे हुए हो साहब। आप में हिम्मत है तो आओ ना, जाओ मणिपुर की बहन बेटियों का सामना करो, पहलवान मेरी बहन बेटियों को इंसाफ दिलाओ, बिल्कुल बानों के सामने खड़े होकर बोलो कि बेटी यहाँ तेरे हत्यारे और बलात्कारियों को मैं दोबारा जेल भिजवाता हूँ। नहीं भेजा ना, कोर्ट के आदेश पे दोबारा गए वो, तब तो जब छोड़ दिया था तब इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली? डरपोक असल में वो है, डरपोक विपक्ष नहीं है। और अभी सबसे बड़ा डरपोक बना तो आप इनका देख लीजिए, बकायदा डिबेट की बात हुई थी कि आके डिबेट कर लो, डिबेट करनी चाहिए। लोगों ने बड़े एक प्रबुद्ध जन जिनको कहा जाता है, बुद्धिजीवी लोगों को कहा जाता है, उन्होंने ये बात रखी कि मोदी जी की और उनकी डिबेट होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने खुल के कहा आओ मेरे से डिबेट करो, मैं तैयार हूँ डिबेट करने के लिए। और साथ में उन्होंने एक चीज और जोड़ी थी कि मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि ये मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। अल्टीमेटली वही हुआ ना, उनके छोटे छोटे प्रवक्ता आगे आके उन्होंने बोलना शुरू कर दिया राहुल गांधी है क्या वो विपक्ष के नेता हैं, क्या वो पार्टी के अध्यक्ष? अरे भाई पूर्व अध्यक्ष तो हैं।